नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकेंड का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वास्तविक गैसों के लिए यूजेटी व विक्रम ताप की गणना। विक्रम ताप की गणना। इससे पहले हम आदर्श गैसों के लिए जो थॉम्सन गुणांक जो कि हमारे पास यहाँ पर इसके रूप में होता है, यूजेटी के रूप में होता है, उसकी हम गणना कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्रम है हमारा है वास्तविक गैसों के लिए जो थॉम्सन गुणांक यूजेटी व विक्रम ताप की गणना किस प्रकार से की जाती है वो उसे आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर या कम ताप पर या सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर या कम ताप पर या फिर सामान्य ताप पर हाइड्रोजन तथा हीलियम दोनों गैसों को छोड़कर सभी गैसों के लिए यूजेटी का जो मान होता है वो सामान्यतः धनात्मक होता है। सभी गैसों के लिए यूजेटी का जो मान होता है वो सामान्यतः क्या होता है, धनात्मक होता है। अर्थात ये कहें कि जब किसी गैस को अपन सरल डॉट में से होकर प्रसारित करते हैं तो उस स्थिति में ताप का मान घट जाता है। उस स्थिति में ताप का मान घट जाता है। ताप का मान घटने के कारण यहाँ पर अपन को जो थॉम्सन गुणांक है उसका मान सामान्यतः धनात्मक मिलता है। लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं कि जब किसी गैस को बहुत उच्च ताप पर सरल डॉट में से होकर प्रसारित किया जाता है तो उस स्थिति में प्रसार के दौरान ताप का मान बढ़ जाता है। ताप का मान बढ़ जाता है। ताप का मान बढ़ने के कारण उन गैसों के लिए यूजेटी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होगा, प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होगा जिस पर यूजेटी का जो मान है वो शून्य प्राप्त हो, यूजेटी का मान शून्य प्राप्त हो। या यूं कहें कि प्रत्येक गैस के लिए कोई ऐसा ताप होगा जिस पर यूजेटी अपना चिन्ह बदलता है। तो ताप के उस मान को ही हम पर क्या कहेंगे, विक्रम ताप कहेंगे। ठीक है। और विक्रम जो ताप होता है उसको सामान्यतः टीआई के द्वारा हम परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला तो लिखेंगे सामान्य ताप या कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस को छोड़कर सभी गैसों के लिए यूजेटी यानी जो थॉम्सन गुणांक का मान, जो थॉम्सन गुणांक का मान धनात्मक रहता है। अर्थात जब गैस को सरल डॉट से होकर प्रसारित किया जाता है, सरल डॉट से होकर प्रसारित किया जाता है तो
ताप का मान घटता, ताप का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में अपन ये ले सकते हैं कि जब, या फिर यूं कहें कि बहुत उच्च ताप पर सामान्यतः बहुत उच्च ताप पर, बहुत उच्च ताप पर गैसों के लिए यूजीटी का मान ऋणात्मक, यूजीटी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अर्थात बहुत उच्च ताप पर, बहुत उच्च ताप पर गैस सैरन डॉट से प्रसारित किया जाता है तो गैस का ताप बढ़ता है, गैस का ताप बढ़ता है। अब देखो ये दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक तो है कि सामान्य ताप में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन में हीलियम गैस को छोड़कर सभी गैसों के लिए यूजीटी का जो मान होता है वो सामान्यतः क्या रहता है, धनात्मक रहता है, सामान्यतः धनात्मक रहता है। क्यों रहता है, जब किसी गैस को अपन सैद्धांतिक डॉट में से होकर प्रसारित करेंगे तो उस स्थिति में ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ताप का मान घट जाएगा, यानी ताप कम हो जाएगा, ताप कम हो जाएगा तो शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे तथ्य में अपन ने लिखा है कि सामान्यतः बहुत उच्च ताप पर जब किसी गैस को अपन सैद्धांतिक डॉट में से होकर प्रसारित करते हैं तो उस स्थिति में ताप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात उस स्थिति में यूजीटी का मान उस गैस के लिए क्या आ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस चीज को अपन जब डेरिवेशन करेंगे उस दौरान यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे, देखेंगे इसे हम कि ये जो तथ्य है वो सही साबित होता है या नहीं होता है। अब देखो इसी क्रम में अपन ये कह सकते हैं कि अर्थात किसी भी गैस के लिए एक ऐसा ताप पाया जाता है जिस पर यूजेटी जो होता है अपना चिन्ह बदलता है, यूजेटी अपना चिन्ह बदलता है, तो उस ताप को अपन व्युत्क्रम ताप कहेंगे। उस गैस के लिए वो ताप क्या रहेगा, व्युत्क्रम ताप, और व्युत्क्रम ताप पर यूजेटी का मान उस गैस के लिए क्या आ जाएगा, 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रत्येक गैस के लिए वह ताप, प्रत्येक गैस के लिए वह ताप जिस पर जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक यूजेटी अपना चिन्ह बदलता है। अर्थात यूजेटी का मान 0 हो जाता है उस ताप को
विक्रम ताप, विक्रम ताप कहते हैं, विक्रम ताप कहते हैं। प्रत्येक गैस के लिए वह ताप जिस पर जूल थॉमसन गुणांक यूजीटी अपना चिन्ह बदलता है अर्थात यूजीटी का मान शून्य हो जाता है, उस ताप को अपन उस गैस का विक्रम ताप कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वास्तविक गैसों के लिए यूजीटी का मान क्या होता है, यह किस प्रकार से इसे ज्ञात किया जा सकता है, वो अपन यहाँ पर अगला टॉपिक के रूप में लेते हैं। तो देखिए वास्तविक गैसों के लिए यूजीटी के मान की गणना जब हम करते हैं तो सामान्यतः यहाँ पर हम वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हैं, यानी वास्तविक गैसों के लिए यूजीटी का मान निकालने के लिए हम वान डेर वाल्स गैस समीकरण का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन वास्तविक गैसों के लिए यूजीटी की गणना करने के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण की सहायता ली जाती है, वान डेर वाल्स गैस समीकरण की सहायता ली जाती है। अतः P प्लस A अपॉन B स्क्वायर इंटू B माइनस B बराबर RT, ये समीकरण नंबर हमारे पास एक है जो कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण के रूप में होती है। हमें क्या करना है कि वान डेर वाल्स समीकरण की जो दोनों पद होते हैं इनको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो देखो PV माइनस PB प्लस A अपॉन B माइनस AB अपॉन B स्क्वायर बराबर RT। फिर क्या करना है, समीकरण को PV के बराबर करना है या PV बराबर RT, इस मान को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, PV इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, A अपॉन B इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, AB अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A और B जो होता है ये वान डेर वाल्स स्थिरांक होते हैं, A व B वान डेर वाल्स स्थिरांक है, अतः इनका मान बहुत कम होने के कारण AB अपॉन B स्क्वायर वाले पद की उपेक्षा करने पर, इस वाले पद की हम क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। उपेक्षा करने से तात्पर्य पर यहाँ पे ये देते हैं कि AB अपॉन B स्क्वायर वाले पद को हम छोड़ देंगे, यानी इसे हम नगर मान लेंगे उपेक्षा करने पर। तब समीकरण 2 से लिख देंगे हम PV बराबर RT माइनस A अपॉन B प्लस PV, और ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 के लिए अपन
ये कर सकते हैं कि या तो इस p को इधर पक्षांतर कर दो या फिर समीकरण 3 के प्रत्येक पद में p का भाग दे दो। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि समीकरण 3 के प्रत्येक पद में p का भाग देने पर अब हम p का भाग दे देते हैं। देखो इधर यदि हम p का भाग दे देते हैं तो इधर रह गए हमारे पास b बराबर, इधर p का भाग देंगे तो ये हो जाएगा RT अपॉन t। इधर यदि हम p का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा a अपॉन pd। पर इधर यदि अपन p का भाग देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर केवल रह जाएगा स्मॉल b और ये समीकरण नंबर हो जाएगी समीकरण नंबर 3। चलो समीकरण नंबर 4, ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पर ये लेते हैं कि 1 मोल गैस के लिए Pv बराबर RT है, तब V बराबर RT अपॉन P माइनस A अपॉन RT प्लस स्मॉल v समीकरण नंबर 5। यानी यहाँ पर Pv के स्थान पर हमें क्या लिखना है RT लिखना है। अब ये समीकरण हमारे पास बन गया। अब इस समीकरण के लिए हमें एक शर्त लगानी है, इस समीकरण के लिए हमें एक शर्त लगानी है और शर्त हम लगाते हैं कि समीकरण 5 का ताप के संदर्भ में स्थिर दाब पर अवकलन करने पर, यानी समीकरण 5 का हमें स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो देखो आंशिक अवकलन के रूप में लेना है, इसे लिखेंगे अपन डेल v अपॉन डेल t कांस्टेंट p स्थिर दाब लिया अपन। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास दो पद है तो उनमें से क्या करना है, पहले एक वाले पद को स्थिर रखना है, दूसरे का करना है। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करते हैं, प्रारंभ में r अपॉन p को कांस्टेंट रखते हैं, t का कर देते हैं क्योंकि r कांस्टेंट है हमारे पास, r कांस्टेंट है, p को हम कांस्टेंट मान रहे हैं पहले से, और t का जब t के सापेक्ष करते हैं तो समानता एक आता है। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास r अपॉन p, t का t के सापेक्ष करते हैं तो क्या आ जाता है 1, फिर प्लस लगा देंगे यहाँ पर। फिर अपन क्या करते हैं, जैसे t को अपन ने कांस्टेंट रखा और r अपॉन t का करेंगे, r हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, p का जब स्थिर दाब अपन ने p मान रखा है तो जिस राशि को अपन ने स्थिर मान रखा है उसी का अवकलन करते हैं तो फिर उसका अवकलन जो रहता है वो शुद्ध प्राप्त होता है, और शुद्ध प्राप्त होने पर ये राशि हमारे पास 0 हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब इसका करते हैं हम, तो इसका करने पर देखो हमारे पास ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर a अपॉन r हमारे पास दोनों राशि क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, और जब इस t का करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन t माइनस 1। तो फिर इसको अपन देखो स्टेप बाय स्टेप में यदि खोलते हैं तो इसको मैं समानता यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, t माइनस a अपॉन r t का करेंगे तो यहाँ पर देखो -1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास -t -2। फिर इसको दोबारा से यदि अपन
अपॉन में करते हैं तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और जब 1 अपॉन टी स्क्वायर को जब इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस के हो जाएंगे हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन आर टी स्क्वायर के रूप में, a अपॉन आर टी स्क्वायर के रूप में। और जब b का करते हैं तो b हमारे पास कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं कुल मिला के यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ, देखो r अपॉन p प्लस a अपॉन आर टी स्क्वायर, a अपॉन आर टी स्क्वायर, ये मान हम यहाँ पर लिख देंगे और ये समीकरण हो जाएंगे हमारे पास समीकरण नंबर 6। उसके बाद में हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखो जो हमारे पास समीकरण नंबर 4 है, इसे पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 4 को पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने से तात्पर्य इस b को हम इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस b, b माइनस b। इसी को करना है, समीकरण नंबर 5 को करना है, ये हो जाएगा b माइनस b बराबर आर टी अपॉन टी माइनस ए अपॉन आर टी। अब इस p को भी यदि अपन पक्षांतर करते हैं तो p b माइनस b बराबर आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी, ए पी अपॉन आर टी। आर टी के बराबर इस समीकरण को बनाना है, यहाँ पर अपन लिख देंगे आर टी बराबर पी बी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, ए पी अपॉन आर टी। फिर इसमें पी को टी को पक्षांतर करना है हमें, तो देखो यहाँ पर अपन प्लस पी अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी, इसका नंबर 1। आप लोग इसे नोट कर सकते हो इतना, फिर हम अगला जो देखेंगे इसमें नेक्स्ट उसको आगे कैसे बढ़ाना है हमें उसे देखें, ठीक है। देखिए अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण में अपन को कुछ परिवर्तन करना है, इसमें p को तो इधर लाना है और t को इधर ले जाना है। तो यहाँ पर देखो अपन लिख सकते हैं इसको कि आर टी बराबर आर अपॉन टी बराबर बी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ए अपॉन आर टी स्क्वायर। और ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 7, ठीक है। आर अपॉन पी आ गया हमारे पास। अब इस आर अपॉन पी का मान हमें समीकरण नंबर 6 में रखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 6 में आर अपॉन पी का मान रखने पर, तो यहाँ पर अपना आर अपॉन पी
का मान रखते हैं तो देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी बराबर बी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, यानी डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी बराबर बी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। और ये चलो इसे और आगे बढ़ा देते हैं। यहीं पर अब अपन टी को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी बराबर 1 अपॉन टी बी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। इस टी को पक्षांतर कर देंगे तो टी डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी बराबर बी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ पर करना क्या है हमें, ये जो b है इसे इधर लाना है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं t डेल b अपॉन डेल t कांस्टेंट p माइनस b बराबर 2a अपॉन आर टी माइनस स्मॉल b पर ये समीकरण नंबर पास इस b को इधर लेके आए तो माइनस का हो गया और ये माइनस का जो b है ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, तो इसको अपन इस तरीके से अरेंजमेंट करके समीकरण नंबर 8 का रूप बना सकते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं कि यूजेटी बराबर -1 अपॉन ct डेल h अपॉन डेल t कांस्टेंट। हम जानते हैं यूजेटी बराबर -1 अपॉन ct डेल h अपॉन डेल t कांस्टेंट t ये समीकरण नंबर डिजाइन है हमारे पास 9। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मा गति की ज्ञात समीकरण से ऊष्मा गति की ज्ञात समीकरण बनानी है v के बराबर रखिए, तो v के बराबर रख के हम समीकरण बनाएंगे। तो एक पद को उठाना है हमको ये, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन t डेल v अपॉन डेल t कांस्टेंट प्लस एक पद उठाना है हमको जो बनाएंगे समीकरण से डेल h अपॉन डेल p कांस्टेंट t, ये समीकरण नंबर हमारे पास 10। ठीक है, अब देखो समीकरण 10 में से इस वाले पद को यदि मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं तो मेरे पास मान आ जाता है क्या p डेल b अपॉन डेल t कांस्टेंट के माइनस b बराबर माइनस डेल h अपॉन डेल p कांस्टेंट t वाला ये मान। ठीक है, अब ये समीकरण हो गई मेरे पास 11। अब समीकरण 11 और समीकरण 11 और समीकरण 8 ये दोनों जो समीकरण हैं, इस वाले मान के स्थान पर मैं
रख सकता हूँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं समीकरण 8 में 11 से इस वाले मान के स्थान पर ये मान लूंगा कि माइनस h अपॉन डेल t कांस्टेंट t बराबर 2a अपॉन r t माइनस स्मॉल d। अब ये समीकरण निकला होगी बात। इन दोनों समीकरणों से इस वाले मान के स्थान पर ये मान रखना है, केवल इस तरीके से संबंध निकाल। ठीक है, अब हमारे पास मान आ गया माइनस डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी। यहाँ पर मेरे पास माइनस है, माइनस डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी, तो माइनस डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी के स्थान पर समीकरण नंबर 9 में ये मान है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 9 वे 12 से यूजीटी बराबर यूटी टी बराबर 1 अपॉन सीपी 2a अपॉन आर टी माइनस स्मॉल बी। समीकरण नंबर 13। समीकरण जो 13 है, समीकरण 13 के द्वारा हम समीकरण 13 के द्वारा हम वास्तविक गैसों के लिए यूजीटी का मान याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 13 के द्वारा वास्तविक गैसों के लिए यूजीटी गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता इस समीकरण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ शर्तें होती हैं, शर्तें देखिए आप लोग एक बार। शर्तें हमारे पास ये हैं, यदि 2a अपॉन r t ग्रेटर देन स्मॉल p, यदि ये संभावना हमारे पास बनती है, यदि 2a अपॉन r t का मान स्मॉल p के मान से क्या हो, अधिक हो, तब यूजीटी बराबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरी शर्त बनती है कि यदि 2a अपॉन rt लेस देन स्मॉल b, तब यूजीटी बराबर नेगेटिव होगा। यूजीटी बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि इसमें अपन बराबर का चिन्ह लगाकर इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इनका अंतर 0 आता है। 0 को जब इससे गुणा करेंगे तो यूजीटी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी शर्त हम बना सकते हैं कि यदि 2a अपॉन rt बराबर स्मॉल b, तब यूजीटी बराबर 0 यानी 0। अब ये 0 किस टेम्परेचर पर आता है इसकी गणना करने में हमें तो अपन क्या करते हैं कि ये जो Ti है, ये जो T है, इसको Ti के बराबर हम मानकर इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे देखो कि 2a अपॉन rt माइनस स्मॉल b बराबर से 0 के मान लें, और यहाँ पर अपन p बराबर pi यदि रखते हैं तो 2a अपॉन r pi बराबर स्मॉल b
स्मॉल b, या फिर टी आई बराबर 2a अपॉन आर बी। यानी ये जो टी आई है हमारे पास, ये है व्युत्क्रम ताप। अब जो व्युत्क्रम ताप है ये कोई ताप का दुगना होता है। तो यहाँ पर देखो a अपॉन आर बी जो है ये टीबी बराबर, यदि टीबी बराबर a अपॉन आर बी है, तब अपन क्या लिख सकते हैं कि टी आई बराबर 2टी बी। यानी सामान्यतः की जो व्युत्क्रम ताप होता है कोई ताप का क्या होता है, दुगना होता है। यहाँ पर टीबी है कोई ताप। इस प्रकार से आप लोगों को ये जो टॉपिक है वास्तविक गैसों की यूटिलिटी व व्युत्क्रम ताप की गणना, व्युत्क्रम ताप की गणना हम समीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि कोई ताप दिया हुआ है तो इस समीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। गणना इसकी इस प्रकार से चलेगी, वास्तविक की शर्तें होती है इसकी, तो व्युत्क्रम ताप वास्तविक गैसों के समीकरण की सहायता से जान लिया जा सकता है। आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट मानते हैं, इसको आप लोग तैयार करिएगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोगों के पास अशोक सर के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप लोग कॉल करके भी यहाँ पर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।